Hi friends, my name is Arif Khan. Today I will discuss about chemical classification of matter. आज हम 11वीं क्लास की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। देखिए, जो द्रव्यों का रासायनिक वर्गीकरण होता है यह उनके रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन के आधार पर किया जाता है। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ। दूसरा है मिक्सचर यानी कि मिश्रण। अब प्योर सब्सटेंसेस को, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, तत्व और यौगिक। तत्वों को तीन श्रेणियों में बांट दिया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु। कंपाउंड्स को, यौगिकों को दो श्रेणियों में बांटा गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिक्सचर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब ये सारे टर्म्स क्या होंगे, एक एक करके पढ़ना है। केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पर मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ। तो पहले हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जान लें। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या हुआ। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डेफिनिट होती है। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। अब इनको हम दो भागों में बांटेंगे, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है तत्व यानी एलिमेंट्स। देखिए, तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स सबसे सरलतम शुद्ध पदार्थ होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं, सबसे तत्व जो होते हैं सबसे सरलतम शुद्ध पदार्थ होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर कंपाउंड्स ये एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से डिफरेंट प्रॉपर्टीज के मोर देन वन कंपाउंड में डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे बिल्ड कर सकते, बना सकते हैं। तत्व क्या होते हैं, तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं और ना ही उनसे बना सकते हैं। यानी ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड है। ये एक ही टाइप के कणों से, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और ये जिन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं वो दरअसल परमाणु, एटम्स होते हैं। अब देखो, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों को तीन श्रेणियों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। फिजिकल और केमिकल मेथड, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स में मेटल्स, धातुएं। देखिए, मेटल्स क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट किससे बने होते हैं, परमाणुओं से, एटम से। अब जो मेटल्स, धातुओं की बात करनी है, ये ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। एलिमेंट्स जो होते हैं इनके एटम्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाने की टेंडेंसी होती है। जैसे सोडियम क्या होता है, मेटल है, धातु है। अगर हम सोडियम का सिंबल, उसका प्रतीक लिखते हैं तो यह उसके एक एटम को, एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। इसको हम दिखाएं ऐसे कि सोडियम, एक रिएक्शन के माध्यम से दिखा सकते हैं कि सोडियम का एक एटम अपने बाहरी कोश, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, धन आवेश आ गया, अब ये बन गया धन आयन। तो सोडियम चूंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कैटायंस बना रहा है, धनायन बना रहा है, इसीलिए यह क्या है, धातु है, मेटल है। ऐसे ही मैग्नीशियम का एक परमाणु अपने बाहरी कोश से दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है।
कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट से जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और धनायन कैटायन बना रहा है, तो ये भी क्या होगा, धातु होगा, मेटल होगा। एल्यूमिनियम का एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसके ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है। यह पॉजिटिवली चार्ज आयन बना लेता है, ये कैटायन कहलाएगा। तो ये जितने भी मेटल्स होते हैं ये सब के सब क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन बनाते हैं। और इनकी देखिए प्रॉपर्टीज की बात करें तो ज्यादातर अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, सॉलिड्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं। हालांकि कुछ द्रव का भी होते हैं, एग्जांपल लिक्विड भी होते हैं, जैसे मरकरी क्या है, मरकरी भी मेटल है। क्यों? क्योंकि इसके एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन धनायन बनाते हैं। सीजियम और गैलियम ये भी क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। मरकरी और गैलियम ये रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर द्रव है। सीजियम भी क्या होता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम करते हैं तो ये भी क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो जितने भी मेटल्स होती हैं, ज्यादातर मेटल्स क्या है, सॉलिड होती हैं और इनमें आघात वर्धनीयता मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। आघात वर्धिता मैलिएबिलिटी मतलब क्या हुआ, इनमें आघात सहने की क्षमता होती है। अगर हम किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को पीटते हैं तो उसको पीट पीट कर हम चादर में, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनमें एक प्रॉपर्टी और होती, एक गुण और होता है डक्टिलिटी, तन्यता का गुण। मेटल्स को हम अगर गर्म कर देते हैं तो उनका हम वायर बना सकते हैं। धातुओं को हम गर्म करके तार के रूप में खींच सकते हैं, उसकी नलियां बना सकते हैं, डक्ट बना सकते हैं। इसीलिए धातुओं में तन्यता का गुण होता है, मेटल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। इनमें क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करने का गुण, साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे विद्यालयों में, स्कूलों में देख घंटी बजती है ना, धातुओं की बनी होती है। ऐसे ही और देखें इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनमें धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर होती है। एक खास तरह की चमक होती है धातुओं में, हम देख के पहचान सकते हैं, हाँ ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये प्लैटिनम है, ये आयरन है। तो अलग अलग मेटल्स की हम पहचान कर सकते हैं। तो मेटल्स की पहचान क्यों कर सकते हैं, देख करके से हम मेटल्स को जान सकते हैं, क्योंकि उनमें मेटेलिक लस्टर होती है, धातुओं में धात्विक चमक होती है। अब देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। हालांकि कुछ धातुओं के गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम भी होते हैं, सोडियम, जिंक वगैरह के, लेकिन अधिकांश मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट। कुछ मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम भी होते हैं, जैसे जिंक वगैरह का होता है, कम ही होता है। अब इसके बाद देखो बात करें, इनके अंदर एक खास तरह की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में, ये विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं इनके जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे सोडियम मेटल है, इसका ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, जैसे कहा जाए कैल्शियम ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड पानी में घुलकर क्षार, बेस बनाते हैं, इसीलिए इनकी ऑक्साइड की प्रकृति क्षारी होती है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि ये पानी में घुलकर बेस बना सकते हैं, क्षार बना सकते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड को पानी में घोल लेंगे क्या बनेगा, कास्टिक सोडा। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल लेंगे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, बेसिक नेचर की। तो ये कुछ मेटल्स के बारे में बातें हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल्स की। एलिमेंट्स की कैटेगरी में पहला हो गया मेटल्स, दूसरा हो जाएगा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स यानी अधातुएं, अ मतलब नहीं, धातुएं मतलब धातु ना हो। नॉन मेटल्स, देखो जितने भी नॉन मेटल्स होती हैं उनके एटम्स में इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिवली चार्ज आयन बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है। निगेटिवली चार्ज आयन मतलब एनायंस,
जैसे क्लोरीन क्या है, एक अधातु है, इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ करके क्या ये बन सकता है, ऋणायन, निगेटिवली चार्ज्ड आयन, इसको हम एनायन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन भी क्या होता है, अधातु, नॉन मेटल होता है। इसका एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज आता है। ये ऑक्सीजन भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन करके ऋणायन बना रहा है, निगेटिवली चार्ज आयन बना रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल, अधातु। ऐसे ही नाइट्रोजन भी अधातु है, क्योंकि इसका एक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और ऋणायन, निगेटिवली चार्ज आयन बना सकता है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जिनके एटम में इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाने की टेंडेंसी होती है, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि नॉन मेटल्स की कौन कौन सी खास प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया जाए। देखिए, नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस फेज में, इन तीनों अवस्थाओं में अधातुएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए, कुछ नॉन मेटल सॉलिड है, कुछ अधातुएं ठोस होती हैं, जैसे कौन कौन सा, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब क्या हैं, ये सब अधातुएं ठोस हैं। ये ऐसी नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में पाई जा रही हैं। ब्रोमीन क्या होता है, ये भी देखो नॉन मेटल होता है, अधातु होता है और यह द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। गैस की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल्स हैं और गैसियस फेज में पाई जाती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज एक हो गई। इसी तरह से हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज देखें। देखिए, जो नॉन मेटल्स हैं, अधातुएं हैं, उनमें आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी की टेंडेंसी नहीं पाई जाती है। अगर इनको हम पीटेंगे, अगर कोई भी नॉन मेटल सॉलिड है, ठोस है, तो अगर उसको हम पीटते हैं तो उसमें आघात सहने की क्षमता नहीं होती, उसकी हम शीट नहीं बना सकते हैं। तो जितने भी ये सॉलिड नॉन मेटल हैं, ज्यादातर वो कैसे होते हैं, भंगुर, ब्रिटिल होते हैं। हालांकि बहुत सारे कठोर भी होते हैं, जैसे कार्बन का ही एक अप्रूफ एलोट्रॉप्स है, कौन सा, डायमंड, हीरा, वो बहुत कठोर पदार्थ है। सबसे अधिक कठोर पदार्थ जो प्रकृति में पाया जाता है वो हीरा है, डायमंड है। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स हैं और ये भंगुर ठोस है, ब्रिटिल सॉलिड है। तो इनमें अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती है। ना इनमें तन्यता, डक्टिलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, ना मेटेलिक लस्टर पाई जाती है। लेकिन आयोडीन में मेटेलिक लस्टर पाई जाती है। आयोडीन इस बात का एक्सेप्शन है, आयोडीन को हम देख के पहचान सकते हैं, ये चीज क्या है, आयोडीन है। आयोडीन काले सुरमई कलर का होता है। तो अब देखिए, और भी इसकी बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। लेकिन कार्बन का एक अप्रूफ है, एलोट्रॉप्स है, कौन सा, डायमंड। डायमंड क्या होता है, सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, नेचुरली अकरिंग है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो करीब 3750 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा होता है, धातुओं से, मेटल्स से भी ज्यादा होता है। अब जितने भी नॉन मेटल्स हैं, अगर इनकी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ज्यादातर ये लगभग सभी अधातुएं नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन कार्बन का एक अप्रूफ एलोट्रॉप्स है, कौन सा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है। सेल वगैरह में ग्रेफाइट की प्लेटें इस्तेमाल की जाती हैं सेल बनाने में, वह विद्युत का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इस वजह से होता है। अब इसके बाद देखो, इनके ऑक्साइडों की बात करें तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, अधातुएं होते हैं, इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के, एसिडिक नेचर के। जैसे कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अगर हम पानी में घोलते हैं तो एसिड बनता है, कौन सा एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अगर हम
बात कर ले सल्फर की ऑक्साइड की, सल्फर ट्राई ऑक्साइड की। सल्फर क्या है? नॉन मेटल, अधातु है। ये पानी में घुलता है और क्या बना सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो जितने भी नॉन मेटल्स कार्बन, सल्फर, इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हो गया। अब चलिए बात करेंगे हम एलिमेंट्स की तीसरी कैटेगरी होती है कौन सी? मेटालॉइड्स। जो मेटालॉइड्स होते हैं इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं ये कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। किसके बीच में? मेटल्स और नॉन मेटल्स की। बात समझो, मेटल्स और नॉन मेटल्स की ये कॉमन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखें, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा, बहुत सारी तीसरा है मेटालॉइड्स। शांत रहो भाई तुम लोग। मेटालॉइड्स, ठीक है ना? तो मेटालॉइड्स जो होते हैं ये कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी? मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। उपधातुओं के जो गुण होते हैं, धातुओं और अधातुओं के कॉमन गुण ये प्रदर्शित करते हैं। जैसे कौन कौन सी मेटालॉइड्स उपधातुएं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना ये अम्लीय होंगे, ना क्षारीय होंगे, ना एसिडिक होंगे, ना बेसिक होंगे। इनके जो ऑक्साइड होते हैं अम्लों से क्रिया करेंगे तो क्षार की भांति व्यवहार करेंगे, क्षारों से क्रिया करेंगे तो अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे। यानी जितने भी मेटालॉइड्स के ऑक्साइड होते हैं, जैसे देखो आर्सेनिक का ऑक्साइड होता है, अगर इसको हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ये बेस का काम करेगा, ठीक है ना। अगर इसको किसी बेस से हम रिएक्ट कराते हैं तो ये किसका काम करेगा? एसिड का काम करेगा, ठीक है। तो ये मेटालॉइड्स के बारे में चीजें हो गई, कुछ बातें हो गई। अब हम बात करें कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स जो होते हैं ये भी शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो मोर देन वन टाइप के एटम्स से, मोर देन, चलिए कंपाउंड्स के बारे में बातें हो रही हैं। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे प्योर सब्सटेंस हैं जो मोर देन वन टाइप के एटम से यानी एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। जितने भी यौगिक होते हैं ये ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक परमाणुओं से, एटम से या एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, एक से अधिक टाइप के। जैसे देखो वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। यह किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से बना हुआ। जल का एक अणु दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो ये कंपाउंड्स के बारे में बातें हो रही हैं। अब देखो और आगे देखें, इसके बारे में समझें कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इनमें अगर हम कोई फिजिकल चेंजिंग करते हैं तो इसके कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसमें हम केमिकल चेंज करते हैं तो यह मोर देन वन टाइप के सिंपलर कंपाउंड्स में डीकंपोज हो जाता है। जितने भी यौगिक होते हैं इनमें रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज करने पर एक से अधिक टाइप के सिंपल कंपाउंड्स में ये डीकंपोज यानी अपघटित हो जाते हैं। और भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज करने पर नहीं होता है। जैसे अगर हम पानी को लेकर इसका किसी सेल में विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजिंग है, केमिकल चेंज है। तो जल का विद्युत अपघटन कराने पर क्या मिलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम जल को ठंडा करें या गर्म करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ठंडा करना या गर्म करना यह क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्या नाम है, फिजिकल चेंज होता है। अगर हम क्या करते हैं, फिर आगे देख लें, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो एक से ज्यादा एटम्स के बने हुए हैं। उनमें भौतिक परिवर्तन करने से दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में चेंज नहीं होंगे, लेकिन रासायनिक परिवर्तन करने पर वो क्या होते हैं?
दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंड सब्सटेंसेस में डिकम्पोज हो जाते हैं। जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें एलिमेंट्स का एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है। जितने भी यौगिक होते हैं उनमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, उनका तात्विक संगठन निश्चित होता है। जैसे हमने क्या बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है, वाटर। अब इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, द्रव्यमान बाय मास के अकॉर्डिंग, तो अगर हम क्या करते हैं, 1 भाग हाइड्रोजन होगा तो 8 भाग क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ये हमेशा निश्चित रहेगा, ठीक है ना। तो जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें तत्वों एलिमेंट्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। जितने भी यौगिक होते हैं उनमें तत्वों का तात्विक संगठन द्रव्यमान के अनुसार निश्चित होता है। तो ये कंपाउंड्स के बारे में कुछ चर्चाएं हो गई। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, मिश्रण की, मिक्सचर की। तो कंपाउंड्स के बाद मिक्सचर की बात कर लें तो मिक्सचर क्या होते हैं, अगर हम 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो बना हुआ पदार्थ वो कहलाएगा मिश्रण। अ मटेरियल कंटेनिंग more than 2 substances in any proportion is called as mixture। अब कोई भी मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर का जो गुण होता, प्रॉपर्टी होती है, उसके कंपोनेंट की अमाउंट और प्रकृति पर डिपेंड करती है। मिश्रण का जो गुण होता है उसके घटकों की प्रकृति और मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे देखो मिश्रण का एक एग्जांपल लें, जैसे अगर हम पानी में क्या कर देते हैं, पानी में हम चीनी घोल दें, शुगर ऐड कर दें, तो ये 2 पदार्थों का मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया। अब इस मिश्रण का प्रॉपर्टी गुण किस पर डिपेंड करेगा, शुगर पर और वाटर पर। अगर इसमें हम क्या कर दें, शुगर ऐड करते जाएं तो इस मिक्सचर की स्वीटनेस, मीठापन बढ़ता जाएगा। अगर पानी ऐड करते जाएं तब क्या होगा, इसकी स्वीटनेस कम होगी, इसका मीठापन कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा था कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके कंपोनेंट की नेचर पर और उसकी अमाउंट पर डिपेंड करती है। मिक्सचर 2 टाइप के, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं समांगी मिश्रण की, होमोजेनस मिक्सचर की। होमोजेनस मिक्सचर देखो भाई क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण होता है जिसके हर एक भाग का संगठन समान होगा। ऐसा मिश्रण होगा जिसमें घटक हर जगह समान रूप से वितरित होंगे। सारे सब्सटेंसेस मिलकर एक ही प्रावस्था में आ जाएंगे, उनको आसानी से हम अलग नहीं कर सकेंगे किसी भी फिजिकल सेपरेशन से। जितने भी होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उसके हर एक पार्ट का कंपोजिशन प्रॉपर्टी सेम होगी, उसमें कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सारे सब्सटेंसेस मिलकर एक ही फेज में आएंगे। यानी होमोजेनस सब्सटेंसेस के लिए क्या होगा, फेज की वैल्यू 1 हो जाएगी। इन कंपोनेंट्स को आसानी से अलग नहीं कर सकेंगे। जैसे हम क्या कर दें, एक कंटेनर में पानी लेकर चीनी को ऐड कर दें, शुगर को घोल दें, अब ये क्या बन जाता है, होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। क्यों, क्योंकि इसमें हम देखेंगे हर एक भाग का संगठन इसके और गुण एक ही जैसा होगा। इसकी जो फेज की वैल्यू, प्रावस्था की वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि सभी सब्सटेंसेस मिलकर एक ही प्रावस्था में, एक ही फेज में आ जाते हैं और उनको आसानी से फिजिकल सेपरेशन से हम अलग नहीं कर सकेंगे। और देखो क्या होगा, उसमें जितने भी कंपोनेंट के पार्टिकल होंगे वो एक ही जगह क्या नाम है, यूनिफॉर्मली समान रूप से वितरित हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। जैसे चीनी को पानी में घोल दिया जाए, नमक को पानी में घोल दिया जाए तो क्या बन जाता है, समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर। अब विषमांगी मिश्रण की बात कर ले तो विषमांगी मिश्रण, जैसे विषमांगी मिश्रण हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल पहले देख लो, क्या हो सकता है, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर, नमक और बालू का मिश्रण। जितने भी हेटेरोजेनस मिक्सचर बनेंगे, जैसे पानी में हम क्या मिला दें, तेल मिला दें, ऑयल मिला दें, अब देखो क्या हो जाता है, जब हम ये सारे मिक्सचर देखते हैं तो ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनस मिक्सचर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके सारे पार्ट्स जो भी बनेंगे, डिफरेंट पार्ट्स की
कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज भिन्न होंगी। विषमांगी मिश्रण के सभी भागों की गुण और संगठन अलग अलग होगा। उनमें जो कंपोनेंट होंगे, जो घटक होंगे, वो समान रूप से वितरित नहीं होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। सभी सब्सटेंसेस अलग अलग फेज में रहेंगे, उनको हम देख के पहचान सकते हैं। हाँ, ये सैंड है, ये सॉल्ट है, ये तेल है, ये पानी है, पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी फेज की वैल्यू मोर देन 1 होगी। अब इनको हम आसानी से क्या कर सकेंगे, जितने भी होमोजेनस सॉरी हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, उनमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे सॉल्ट या सैंड, उनको हम बहुत आसानी से किसी भी भौतिक विधि से, किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये चीजें हो गई केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। इसके बाद इसके आगे की चर्चाएं नेक्स्ट वीडियो में होंगी। वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।